ओके चलिए, तो देखेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ का बजट और यहीं से स्टार्ट करेंगे ऐसे, है ना, कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ पीसी में ऐसे लिखना है। और ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो एक हर साल रहता है बजट, जो बजट में थीम होता है और बजट में जो चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो जैसे मैंने नाम दिया इस बजट को नया अपने हिसाब से कि कलेक्टर का बजट, ठीक है ना। क्यों इसलिए क्योंकि इसे प्रेजेंट किसने किया था, पहली बात जो अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं ओपी चौधरी जी ने, पहले क्या थे ये एक कलेक्टर थे। और कलेक्टर का बजट इसलिए भी रहा कि इसमें बहुत सारे विशेष पहलू रहे, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ में एक ऐसा बजट प्रेजेंट किया गया जहां पर हम लोग गए पेपरलेस, ठीक है ना। पेपरलेस मतलब आपका एक सिस्टम पे कंप्यूटर आपका लैपटॉप के ऊपर किया गया, उस पर भी क्वेश्चन उठे थे कि क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा में ये दिया जाए, ठीक है। और अभी छत्तीसगढ़ के विधानसभा में वो सिस्टम नहीं है कि सबके पास वो बजट उस रूप में पहुंचे। तो यहाँ से क्वेश्चन उठना चालू हो गया था जब बजट पे डिस्कशन स्टार्ट हुई थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है ना। बट अगेन कि फॉरवर्ड लुकिंग फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखते हुए और जिस तरीके से आज क्या है मॉडर्न एरा में चल रहे हैं, डिजिटल सिस्टम में चल रहे हैं, तो बजट के एक कैशलेस प्रेजेंट करना, ये सॉरी आपका पेपरलेस नॉट कैशलेस, पेपरलेस प्रेजेंट करना एक बहुत बड़ा क्या था एग्जाम्पल था। पेपरलेस बजट लेकर आना एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हम कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस और डिजिटल गवर्नेंस को क्या कर रहे हैं, प्रमोट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। कि ई गवर्नेंस और डिजिटल गवर्नेंस जहां पर बोल रहे हैं कि सुशासन, एक बात बोलते हैं सुशासन, गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस को करने का एक बहुत बड़ा माध्यम पहला ही होगा क्या कि हम कहीं ना कहीं आज के टेक्नोलॉजी और ई गवर्नेंस को अडॉप्ट करें। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वहीं से शुरुआत हुआ जब नए चेंजेस की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जब हम लोग विजन डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं कि 2047 का छत्तीसगढ़ कैसा होगा, जो बजट में प्रेजेंट किया गया कि हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे। 1 नवंबर 2024 को ये डॉक्यूमेंट आएगा जिसका नाम होगा छत्तीसगढ़ विजन 2047, कि 2047 में छत्तीसगढ़ कैसा होगा, इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट निकाला जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट उसके ऊपर अभी से क्या कर रही है, वर्क कर रही है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में क्या होगा और बजट में किस किस नए चीज़ों को डाला गया है, ठीक है ना। जैसे कि अगर कलेक्टर का बजट इसलिए भी इंपॉर्टेंट रहा कि एक नए डायमेंशन में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात होती है, हर साल होता है कि हमारे यहाँ पर रोजगार देंगे, है ना, बोलते हैं हर बार गवर्नमेंट आती है कि हम रोजगार देंगे, हम इतना सारा ये बनाएंगे वो बनाएंगे। पर यहाँ पर रोजगार देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कौशल का कैसे विकास करें, स्किल डेवलपमेंट क्या करें। रोजगार देने से सबसे पहली बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड किया जाएगा। रोजगार देने से पहले है कि एजुकेट कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। और वो एजुकेशन किस तरीके से हमारे एजुकेशन लेवल पे किस तरीके से हम उस चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ हमारे को कौशल दिया जाए या एजुकेशन दिया जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया है। कहीं ना कहीं जैसे वो लाइन था बजट पे, मैंने आपको पहले रीड किया था, इसके पहले वाले का से बताया था कि बजट जो होता है वो गवर्नमेंट का केवल वो डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने कितने व्यय किए या कितने आय किए, ठीक है ना, कितना एक्सपेंडिचर किया या रेवेन्यू किया, बट गवर्नमेंट का एक विजन प्रेजेंट करना चाहिए और एक ऐसा विजन प्रेजेंट करना चाहिए जो एक्चुअल में रिलायबल हो, जो ऐसा विजन हो कि हाँ लोग देख पाए कि हाँ ये चीज़ होने वाला है, ठीक है ना, उसके ऊपर आधारित हो। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट की गई इस बजट के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया गया है एक लॉन्ग टर्म विजन को लेकर, पर वो कितना प्रैक्टिकल है और कितना नहीं है वो तो अंदर के डॉक्यूमेंट को समझ के नहीं, आपको इसको बजट के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे साल दर साल तब समझ आएगा, ठीक है ना। तो इस बजट के साथ हम लोग चालू करेंगे ऐसे को भी समझना और फिर पूरे बजट को समझेंगे और उसके साथ फिर ऐसे की भी बात करेंगे, ठीक है। तो दो चीज़ देखेंगे, छत्तीसगढ़ का बजट और बजट से कौन कौन से टॉपिक है जिसको हम लोग ऐसे के रूप में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो मैं उन पॉइंट्स को मार्क कर देता हूँ, फिर बजट को भी समझेंगे और फिर ऐसे राइटअप को भी देखेंगे, ठीक है। तो बजट में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को रखा गया है, ठीक है। ये कुछ बेसिक प्रेजेंटेशन है उसके रिगार्डिंग। तो ये क्षेत्रवार योगदान वगैरह जो चीज़ें हैं, आर्थिक स्थिति, पहले मैं आपको चीज़ें बता दूं, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है ये छत्तीसगढ़ को डिफाइन करेगा, ठीक है ना। जो बजट में दिया गया क्या, विकसित छत्तीसगढ़ रोड मैप, ठीक है। तो इस रोड मैप में छत्तीसगढ़ के रिगार्डिंग कुछ बातों को रखा गया है जो कि अपने आप में एक एक बजट का बोलते हैं ऐसे का टॉपिक है, बजट का भी टॉपिक है। और जो डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है उसमें सीधा बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की चीज़ें ही हैं। तो यहाँ जो भी पॉइंट्स या डिटेल लिखे हुए हैं आप डायरेक्टली उसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं, नोट्स में लिख सकते हैं और जाकर ऐसे में भी लिख सकते हैं। क्लास के बाद ये वाला PDF तो आपके साथ डेफिनेटली शेयर किया जाएगा, पर अभी आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। ओके, तो देखते हैं पहला कि इस बजट में हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो विकसित छत्तीसगढ़ रोड मैप को प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, जिसके अंदर ये आपके अलग अलग क्या हो सकते हैं,
अल्टीमेटली ये दोनों ऐसे का पार्ट बन सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या है आपका अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047, 2037 जो अमृतकाल में छत्तीसगढ़ विजन क्या है, उस पर क्या काम किया जाएगा। मोरलेस मुझे तो ये लग रहा है कि ज़्यादा करके, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट कब आएगा, 1 नवंबर 2024 को आएगा। उसके पहले हमारे एग्जाम तो हो ही जाएगा, मेंस भी हो गया होगा, तो अगले साल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे हो सकता है। बट कहीं ना कहीं अगर प्रोजेक्शन के हिसाब से देखें कि छत्तीसगढ़ को 2047 में किस रूप में देखा जाए, उसके लिए क्या विजन हो, तो उठा भी सकते हैं पॉइंट को, ठीक है ना। तो इसमें अमृतकाल जब हम सेलिब्रेट करेंगे तो उसमें छत्तीसगढ़ कैसा होगा, 47 ही क्यों लिया गया, क्योंकि 100 साल होंगे इंडिपेंडेंस के, ठीक है। सेम चीज़ किसके चल रहा है, इंडिया के लिए चल रहा है अमृतकाल विजन। तो उस विजन पे और छत्तीसगढ़ के विजन में कैसे आपस में सिंक्रोनाइजेशन है, कैसे वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और उसके लिए क्या कर रहे हैं वो देखेंगे, ठीक है। फिर 2028 तक जीडीपी को 10 लाख करोड़ करना, एक इकोनॉमिक विजन दिया गया कि जीडीपी कितना होना चाहिए, 10 लाख करोड़। ये भी डायरेक्टली ऐसे बन सकता है, जैसे इंडिया के लिए हमने क्या रखा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है ना, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया बाय 2028, यही रखे थे। तो सेम चीज प्रेजेंट किया गया छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है। और वो क्या किया गया कि जीडीपी जो है छत्तीसगढ़ का 10 लाख करोड़ करना है। अभी कितना है, अभी कितना है, 5, 3, अभी का लगभग 5 लाख के आसपास है, उसको जस्ट डबल करना है, ठीक है ना। तो 2 गुना किस तरह से होगा, और कब तक, जब तक इस गवर्नमेंट का टर्म है। तो डबल इंजन सरकार का डबल जीडीपी का प्रॉमिस है, ठीक है। वो देखते हैं उसके लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, रोड मैप कैसे लाई किया गया है, ठीक है। और इस सब चीज़ों को रियलाइज़ करने के लिए, अमृतकाल तक पहुंचने के लिए, इसको रियलाइज़ करने के लिए, ताकि ये हो, फिर इसको और डबल करे और डबल करे, और यहाँ पर पहुँच छत्तीसगढ़ कैसा पहुँचेगा, उसके लिए उन्होंने क्या बताया, मौलिक रणनीतिक स्तंभ, ठीक है ना। यहाँ पर 10 पॉइंट्स बताए हैं कि जिस 10 पॉइंट के ऊपर छत्तीसगढ़ सरकार काम करेगी, और इसी 10 पॉइंट के ऊपर काम करते हुए हम क्या करेंगे, ये दोनों ड्रीम को अपना अचीव करेंगे, चाहे वो जीडीपी का ड्रीम हो, चाहे वो किसका ड्रीम हो, हमारे छत्तीसगढ़ विजन 2047 के लिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये भी आपका ऐसे है, छत्तीसगढ़ 10 लाख की इकॉनमी, ये भी एक ऐसे है, ठीक है। और ये स्तंभों को डायरेक्टली लिखते हुए भी एक ऐसे बनाया जा सकता है। क्लियर है। तो पहले समझना है कि ऐसे के टॉपिक के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, और बजट जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे वो सीधा सीधा किस पे कवर होगा, पेपर 5 जो है आपका इकॉनमी, वहाँ भी कवर हो जाएगा। ओके, और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो ये उसके जो 10 स्तंभ है, इसको अच्छे से समझना होगा हमें कि जो 10 एरिया फोकस्ड एरिया है, जिसमें सबसे पहला है हमारे आर्थिक विकास का फोकस गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, जिसको क्या बोला गया है, ज्ञान, ठीक है ना। तो ज्ञान क्या है और ज्ञान की अवधारणा क्या है, ठीक है ना। ज्ञान क्या है, तो पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कि व्हाट इज ज्ञान, एज मेंशन इन बजट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बजट में अंकित ज्ञान से आप क्या समझते हैं, लिख लो क्वेश्चन, फॉर एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी लिख लो, छत्तीसगढ़ बजट में अंकित ज्ञान से आप क्या समझते हैं। छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज ज्ञान विच इज मेंशन इन द बजट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बजट में मेंशन ये ज्ञान क्या है, ठीक है। तो ज्ञान छत्तीसगढ़ के कुछ विशेष वर्गों के क्या करता है, बारे में अंकित करता है, कि वो 4 वर्ग हैं जिनको लेकर हम क्या करेंगे, अपना डेवलपमेंट करेंगे, या उन चारों का विकास अगर सुनिश्चित कर पाते हैं, वो चारों को हम जोड़ पाते हैं अपने आर्थिक गतिविधियों में, तो क्या होगा, संपूर्ण छत्तीसगढ़ का विकास होगा। वी आर एबल टू कनेक्ट ऑल दिस 4 डॉट्स और ऑल दिस 4 पीपल्स, ठीक है ना। तो क्या होगा, अल्टीमेटली इकोनॉमी, सोशल, चाहे किसी भी फील्ड में हो, छत्तीसगढ़ कंप्लीट ग्रोथ अचीव कर पाएगा। और वो 4, पहला क्या होगा, गरीब, ठीक है ना। तो पहला क्या है, गरीब, ठीक है ना। तो गरीबों को जोड़ना है, किस तरीके से जोड़ना है, कि उन जो अल्टीमेटली गरीब अगर बोला जाएगा, तो कहीं ना कहीं जब हम उनको गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आएंगे, ठीक है, जब उन लोगों को भी क्या कर पाएंगे, अपने साथ जोड़ पाएंगे, तब क्या होगा, ये राज्य ऊपर जाएगा। पहला क्या आपका, जी से क्या है, गरीब, ठीक है ना। वाई, यूथ, ठीक है ना। और यूथ क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली यूथ ने ही पूरा का पूरा, अगर देखोगे तो चुनाव भी जीता है, ठीक है ना। एक तरफ था सोनवानी और एक तरफ थे युवा, सही बता रहा हूँ, ठीक है ना। और अल्टीमेटली क्या हुआ, युवा ना केवल उसको हटाए, अल्टीमेटली इस पूरे के पूरे चुनाव को भी प्रभावित भी किए, और यूथ एक बहुत बड़ा फोर्स बना था इस पूरे इलेक्शन के लिए, ठीक है ना। और अल्टीमेटली यूथ की प्रॉब्लम सबसे अधिक है स्टेट में, हमारे स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में कोई है तो सबसे ज़्यादा कौन है, यूथ है। क्योंकि लैक ऑफ, पहली बात तो आपका जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है, जॉब की समस्या, अगर वो क्रिएट भी हो रहा है तो उस जॉब को करने के लिए योग्यता नहीं है, स्किल की कमी है। या तो फिर आप क्या करोगे, निचले स्तर का जॉब करोगे,
अगर आप लो लेवल का जॉब कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या नहीं हो पा रहा है कि जिस तरीके से युद्ध का पूरा यूज़ होना चाहिए ग्रोथ के लिए, वैसा हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से युवा को कंप्लीट डेवलप किया जाए, कैसे उसको विकसित किया जाए, और जाकर जब वो विकसित होने के बाद कैसे इस राज्य निर्माण में अपना रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो इसलिए सेकंड क्या है, युद्ध। युद्ध के बाद थर्ड क्या है, अन्नदाता, फार्मर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द मोस्ट पोटेंट एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इकॉनमी, द फार्मर ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है ना, भले कि आज एग्रीकल्चर की जीडीपी हमारी धीरे धीरे कम हो गई है। जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना रह गया छत्तीसगढ़ में, अराउंड 17%। कृषि और संबंधित क्षेत्र लगभग 17% के आसपास है। ठीक है ना, और उसमें 10% और मिलाओगे तो प्राइमरी सेक्टर बन जाएगा, जहां पर हम लोग फिर खनन को लेकर आएंगे। 10% तो खनन ही कंट्रीब्यूट कर देता है अकेला, तो प्राइमरी सेक्टर हमारा 27 है। बट अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर, कृषि और संबंधित क्षेत्र की बात करें तो 17% के आसपास होता है। अभी देखेंगे एग्जैक्ट कितना है फिगर, वो भी देखेंगे। तो 17% ऑफ इकॉनमी, बट उस 17% ऑफ इकॉनमी में 52 से लेकर आपका इवन ज़्यादा 80% ऑफ पीपल जो है वो इन्वॉल्व है। 52 डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और अदर एस्पेक्ट्स देखेंगे तो लगभग 80% जनसंख्या कृषि में है लगी हुई है। तो मेजॉरिटी जब फार्मिंग लाइफ से ही जब क्या हो रहा है, ठीक है, और इतना बड़ा लैंड है हमारे पास, एग्रीकल्चर लैंड, इतना पोटेंशियल है, तो क्यों हम उसी को डेवलप करके एक बेटर इकॉनमी उसी के ऊपर क्यों नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है ना, और लोगों को कृषि में किस तरीके से, कृषि एज अ बिजनेस, एग्रो बिजनेस क्या होगा, एग्रो इंक्यूबेटर क्या होगा, वाई ओनली एग्रीकल्चर मीन्स एमएसपी, क्यों कृषि का मतलब केवल एमएसपी तक रह गया है छत्तीसगढ़ में। कभी सोचे इसके बारे में, वाई ओनली एमएसपी। ठीक है ना, क्योंकि फार्मर को नॉलेज इकॉनमी की कमी है। ठीक है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, नॉलेज इकॉनमी। नॉलेज इकॉनमी मतलब कि जब हमको नॉलेज ही नहीं होगा किसी चीज़ का तो हम उससे इकॉनमी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो वो नॉलेज इकॉनमी का हिस्सा फार्मर कैसे बनेगा, कब उसको हम लिटरेसी प्रोवाइड करेंगे। और क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर होता है सेल्फ सस्टेनेंट और सेल्फ रिलायंट, अपने आप के लिए। तो दो आधार है उसका, जो उगाएंगे या तो उसको खा ले, या जो उगाएंगे उसको कोई ऐसा खरीदार मिल जाए जो सच में खरीदेगा, और सच में खरीदेगा और उसी रेट में खरीदेगा। तो ये उम्मीद केवल एक ही चीज़ दे सकती है, जिसको बोलते हैं सरकार, कि हमने जो उगाया है उसको एक रेट पे, उसी रेट पे खरीदे। केवल सरकार बोल सकता है कि हम घोषणा करते हैं आप उगाइए धान, इतने रुपए में खरीद लेंगे। ना तो इसको कोई प्रॉफिट अर्नर बोलेगा, बाहर के लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि लोग जिस क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट हैं, या गवर्नमेंट जिसमें आपको रेट दे दे उसी को उगा रहे हैं। बट अगर उसके बाहर हम एग्रीकल्चर सिस्टम को लेकर जा पाए, एग्रो को एक एग्रो बिजनेस की ओर लेके गए, और लोग जब ये ऑप्ट कर लेंगे कि ठीक है एमएसपी में जो पैसा आ रहा है नहीं लेना है, ठीक है ना, या लेना है बट हम एग्रीकल्चर को ग्रोथ देंगे अपनी, कृषि में और भी चीज़ें हैं जिससे हम और बेहतर कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, विकास एग्रीकल्चर सेक्टर में भी होगा। तो इसलिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्या, एग्रीकल्चर में हमारे कृषक। तो कृषकों की किस तरीके से हम उनको देखेंगे। और फोर्थ, क्योंकि ये एज ही क्या इसका चल रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट का, नारी का। ठीक है ना, और पहला योजना जो लॉन्च हुआ वो भी क्या हुआ, महतारी वंदन योजना, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के दृष्टिकोण से सबसे पहला कदम लिया गया गवर्नमेंट की ओर, गवर्नमेंट ने। ठीक है ना, तो एक और चीज़ क्या देखेंगे हम लोग कि वुमेन एम्पावरमेंट और नारी सशक्तिकरण क्यों आज की ज़रूरत है। छत्तीसगढ़ में फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रखा है। छत्तीसगढ़ में अगर देखेंगे तो वुमेन्स एग्रीकल्चर, कृषि में सबसे ज़्यादा वुमेन्स है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं। इसी साथ साथ कि वुमेन्स का बहुत सारे क्षेत्र में पार्टिसिपेशन है। ठीक है, बट स्टिल वुमेन्स सेकेंडरी ही कहला रही है, स्टिल उनको सारे तरीके का अधिकार नहीं मिल पा रहे। तो अगर उतना बड़ा पोटेंट फोर्स है, उतना बड़ा क्या है संख्या बल है वुमेन का, तो कैसे उसको ओवरऑल हम यूज़ कर पाए अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में, और साथ में कंप्लीट छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट में। तो एक 4 एरिया निकाला गया हमारे आर्थिक विकास का फोकस। तो मेन फोकस क्या होगा हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ये चार होंगे कि ये चारों का डेवलपमेंट होना चाहिए। और जब ये 4 चीज़ डेवलप्ड होगी तो अपने आप क्या होगा, हमारी इकॉनमी खुद डेवलप हो जाएगी। समझ आ रहा है। तो ये 2 एस्पेक्ट यहाँ पर सबसे बड़ा दिखता है, एक है आपका यूथ एम्पावरमेंट, दूसरा क्या होता है एग्रीकल्चर या फार्मर एम्पावरमेंट, और तीसरा एस्पेक्ट क्या होता है वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है ना, गरीबी का तो बात यह है कि उसको ऊपर लेकर आना है। ठीक है ना, उनको एम्पावर करके और उनको एक लेवल पे लाना है। बट ये 3 एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करेंगे। ठीक है ना, बजट में आएगा तो उसका कोर एरिया है, बजट का कोर एरिया है यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट एंड फार्मर एम्पावरमेंट। क्लियर है। तो फर्स्ट फोकस एरिया जो है जिसमें हम लोग रियलाइज कर रहे हैं कि हम 47 अमृतकाल में पहुंचेंगे, और साथ साथ जिससे हमारा 28 बाय 28 हम लोग कितने की इकॉनमी क्रिएट करेंगे, 10 लाख की इकॉनमी क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए पहला फोकस एरिया हमारा ये होगा।
ठीक है, पहले मैं बता रहा हूँ ना कि किस किस एरिया से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे उसको ऐसे के रूप में भी देखने। सेकंड क्या है, प्रौद्योगिकी संचालित सुधार शासन के माध्यम से तीव्र आर्थिक विकास। ठीक है ना, तो सब एस्पेक्ट आपको डायरेक्टली क्या बोल रहा है कि हम लोग किसके, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड रिफॉर्म ओरिएंटेड गवर्नमेंट सिस्टम। सरकार को क्या करेंगे कि पहली बात तो टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है ना, सुधार किसमें किया जाएगा, शासन में के माध्यम से तीव्र आर्थिक विकास। तो टेक्नोलॉजी का जहां जहां पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है उसको इस्तेमाल किया जाएगा और उससे हम इकोनॉमी को रन करेंगे, साथ में गवर्नमेंट को रन करेंगे, जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बेटर हो। इससे क्या क्या होगा, सपोज करो हमने ई गवर्नेंस को लाया किसके लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। अब ई गवर्नेंस अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया और हमने सपोज करो स्कीम्स बनाई, गवर्नमेंट ने सीधा सीधा इसमें बात ये भी रखी जा रही है कि हर योजना और हर विभाग के लिए जो काम होगा उसके लिए क्या बनाई जाएगी कि एडवाइजर बनाई जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी क्या करेगी, उनके लोग उसको मॉनिटर करेंगे किसके थ्रू, ऑनलाइन सिस्टम के, सारे चीज़ों को। तो हर सिस्टम को, हर एक पैसे को, हर एक चीज़ को अगर ऑनलाइन मॉनिटर करेंगे तो अल्टीमेटली करप्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि पैसा फिर कोई कहीं भी ले जाएगा, वो सारा का सारा जानकारी कहाँ पर होगा, उस पोर्टल के ऊपर होगा और अल्टीमेटली वो पोर्टल क्या होगा, डायरेक्टली लोगों से जुड़ा होगा कि हम भी उसके ऊपर जाकर क्रॉस चेक कर पाएंगे। समझ आ रहा है? तो अगर सच में ये चीज़ कर दिए जो मैंने बताया आपको, तो करप्शन फ्री हो जाएगा एक ही बार में। कोई पूरे कंट्री में करप्शन नहीं कर पाएगा और इतना बड़ा मॉडल तो पूरे भारत में नहीं आएगा, कोई स्टेट में ऐसा मॉडल नहीं हो पाएगा कि जब डायरेक्टली पीपल को ई गवर्नेंस मॉडल से ऐसा जोड़ दिया जाए। बोला गया है, अब होगा कि नहीं वो बात की बात, ठीक है ना। जैसे बोला कि ये कलेक्टर का बजट था कि जो विजन दिखाया है उन्होंने, खासकर जो सेकंड पॉइंट, ये इतना बड़ा विजन है कि अगर इसको इंडिया में इम्प्लीवाई कर दे तो इंडिया करप्शन फ्री अगले दिन हो जाएगा। समझ आ रहा है कि जब डायरेक्टली हम गवर्नेंस सिस्टम से जब इकोनॉमी सिस्टम को रन करने लगेंगे, वो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अभी तक हम लोग बात करते हैं ई गवर्नेंस, ठीक है ना, पर ई गवर्नेंस लेड एन ई इकोनॉमी, और ई इकोनॉमी बोलते हैं तो हम लोग सिर्फ ई कॉमर्स सोचते हैं, वो नहीं, इकोनॉमी के हर एस्पेक्ट में गवर्नेंस को अप्लाई करना, ताकि वहाँ से जो पैसा है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, मिसयूज होता है, तो उसको ना करे, उसके लिए काम किया जाएगा। समझ आ रहा है? तो सेकंड मेन फोकस क्या है आपका, टेक्नोलॉजी ड्रिवन। ठीक है, थर्ड बोलता है क्या, अधिकतम पूंजीगत व्यय। इसका मतलब क्या है, अधिकतम मतलब क्या है, मैक्सिमम क्या किया जाएंगे, करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बजट के दो हेड होते हैं, बजट अकाउंट पता है सभी को, तो अगर हम लोग बजट अकाउंट को देखें तो समझते हैं इसको, है ना। बजट अकाउंट को देखेंगे तो उसके दो हेड होते हैं, एक होता है राजस्व रिवेन्यू और दूसरा क्या होता है, कैपिटल, जिसको क्या बोलते हैं हम, पूंजीगत। ठीक है ना। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, पूंजीगत व्यय को बढ़ाया जाएगा, अधिकतम किया जाएगा, राजस्व व्यय को नहीं। तो पूंजीगत व्यय के लिए हमें क्या करना होगा, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, और पहले तो बताओ कि पूंजीगत व्यय के लिए पैसा कहां से आएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट को ये नहीं बोल रहा जा रहा है कि तो आपका जो डे टू डे रिवेन्यू है उससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करने गए तो हमारा डे टू डे रिवेन्यू बिगड़ेगा और क्या हो जाएगा, बजट डेफिसिट क्रिएट होगा। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट लेड एंड ग्रोथ करेंगे, हम पैसे लगाएंगे बाहर से लाके या कहीं से भी लोन लेकर और उससे हम डेवलप करेंगे, ताकि हमारे पैसे हमारे आर्थिक स्थिति को बिगाड़े ना। तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ओर ध्यान देंगे, ठीक है ना, पूंजीगत निवेश की ओर। तो वो निवेश को प्रोत्साहित किया जाए और छत्तीसगढ़ में वो निवेश लाया जाए और उसको फिर क्या किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। ठीक है ना। अल्टीमेटली क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, इसमें सिर्फ एक चीज आता है कि लायबिलिटी और एसेट का क्रिएशन होता है, बस। इसमें आपका डे टू डे फंक्शनिंग है, या तो आपका क्या हो रहा है, कोई देता बन रहा है, या तो आपका क्या बन रहा है, कोई संपत्ति बन रही है। लायबिलिटी और एसेट का इन्वॉल्वमेंट है। अब अगर हम लोग लायबिलिटी ले ही ना और एसेट क्रिएट कर दें तो हम किसके पीछे भागेंगे कि हमारी प्रॉफिट होगी कि नहीं। प्रॉफिट हुआ तो हम अच्छा इकोनॉमी कर रहे हैं, लॉस हुआ तो हम आत्महत्या कर लेंगे, यही होता है। पर अगर हम एक रनिंग मनी को इस तरीके से यूज ना करें, अगर हम क्या करें, एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ओर से अगर पैसा लाएं, तो हमारे पास जो हमारी सेव्ड मनी है वो तो हमारे को एक कॉन्फिडेंस देगी, प्लस जो पैसे हमने किसी से उधार लिए हैं और उसको हमने इन्वेस्ट किया अपने मॉडल या बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो वो हमें क्या करेगा, एक तरह से प्रोत्साहन देगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। ठीक है ना।
तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबत नहीं, ऋणम करो पर मेहनत करो, और मेहनत करके ऋण को भी चुकाओ और साथ ही साथ उससे फिर घी खरीद के लाओ और उसको पियो। ठीक है ना, वो आधार है। एक्चुअल में वो हो रहा है कि आप लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो करिए, डेफिनेटली करो, अच्छी बात है, पर उस इन्वेस्टमेंट जो लेंगे उससे हम क्या करेंगे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी इकॉनमी को चलाएगी। तो हमें ये नहीं डरना है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्रिएट करने के लिए क्या सोचें। ठीक है, अभी विजन के पीछे का कारण भी है, ठीक है ना, थोड़ा सा इनके बारे में स्टडी करने से पता चलेगा आप लोगों को कि अभी अभी एक वो भी चालू किया अपना रील वगैरह बनाते, उसमें उन्होंने खुद बताया कि कोविड के टाइम पे उनके पास कुछ पैसे नहीं थे, ठीक है ना, लगभग वो मनी क्रंच हो गया था ओपी चौधरी जी को, तो उन्होंने 2 करोड़ रुपए उधारी लिए अपने फ्रेंड से, मतलब अपने दोस्तों से, और उसके बाद उस 2 करोड़ को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके 18 करोड़ रुपए बना लिया, और अभी कितने साल हुए, ठीक है ना। तो वही एक चीज़ है कि हम चैलेंज लेंगे और लेने के बाद हम उसको प्रूव करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर अपने अंदर आत्मविश्वास होनी चाहिए। तो उस फोकस से काम करने का ऊपर गए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बात वही हो रही थी ना कि अगर एक पढ़ा लिखा आदमी आएगा तो क्या सुधार कर जाएगा, बोलते हैं ना बार बार। तो विज़न देखो कि विज़न कितना स्ट्रांग है। अब इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर वो पॉलिटिशियन की तरह एक्ट करते हैं कि वो विजनरी की तरह एक्ट करते हैं, वो तो इन फ्यूचर पता चलेगा, समझ आ रहा है, वो इन फ्यूचर पता चलेगा। बट अभी फिलहाल के लिए जो ये एजेंडा आया है, ठीक है ना, बजट इज़ फॉर द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के बजट को गवर्नमेंट की तरह बात करना पड़ेगा, ठीक है ना। अपोजिशन की तरह बाद में बताऊंगा चैलेंजेस ऑफ बजट में, ठीक है, पूरा कवासी लखमा जैसे बताऊंगा, लेकिन बाद में। अभी फिलहाल सरकार की तरफ से बात करते हैं, ठीक है ना। अभी फिलहाल जो सरकार की तरफ से है, तो बजट जो सरकार ने प्रस्तुत किया वहां से आगे बात करेंगे। ओके, तीसरा क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना है, स्टम उपयोग, क्योंकि छत्तीसगढ़ क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स रिच रीजन है, और हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है हम उसको एक सही रूप में और बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवर नेचुरल रिसोर्स, जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्स होगा उसका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। स्टम में ज़्यादा बेटर है कि बोलना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। व्हाट इज ऑप्टिमम, स्टम जो बोल रहे हैं ऑप्टिमम, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है, एज पर नीड यूज करना, जितना है उतना यूज करना, फिर तो सस्टेनेबल हो गया। ऑप्टिमम बोल रहे हैं, आपका सेकंड लाइन काफी अच्छा था, मैक्सिमम एफिशिएंसी जनरेट कर पाए उस रूप में उस चीज को इस्तेमाल करना। जरूरी नहीं है कि हमारे पास अगर 10 किलो सपोज करो लोहा है तो हम 10 किलो पूरा यूज करें, पर हम 1 किलो लोहे को इतना बेटर यूज करेंगे कि 1 किलो में से लोहे में से जो स्टील बनाएंगे तो प्रॉपर 999 ग्राम स्टील निकालेंगे, ठीक है, 1 किलो में। इस तरीके से हमारा होना चाहिए, ये नहीं कि हमने 1 किलो लोहा यूज किया और कितना 500 ग्राम स्टील ही बना। तो जितना बेटर यूटिलाइजेशन अपने रिसोर्स का कर सके, उससे करने के लिए क्या करना होगा, टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। बाकी कंट्री क्यों विकसित है और ज़्यादा डेवलप क्यों हो पाए, क्योंकि उन्होंने अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हैं, वेस्ट नहीं करते। हमारे यहाँ क्या होता है, रिसोर्स का वेस्टेज होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हमारे को सपोज करो 500 ग्राम, अगर भाई अभी लोहे और इसमें आता है कि अगर आपको 500 ग्राम स्टील बनाना है तो हम 5 kg लोहा ले आते हैं और 450 फेंक देते हैं। क्यों, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के उपयोग नहीं करते, प्रिसीशन का यूज़ नहीं करते। प्रिसीशन मतलब एकदम अच्छे से करें, एक्यूरेसी की कमी होती है, तो बार बार क्या होता है, वेस्टेज बढ़ता है। तो यहाँ पर एक कि हमारा जो रिसोर्स है उसके वेस्टेज ना हो, मैक्सिमम एफिशिएंसी उसके ऊपर हो और सबसे बेहतर तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर पाए। समझ आ रहा है। तो अगर वो करने के लिए हम कर पाएंगे तब तो क्या होगा, इकोनॉमी को अपने आप जितने नेचुरल रिसोर्सेज सबका बेनिफिट होगा, हमको और रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो है उसी से हम बहुत अच्छा कर लेंगे। पर अभी हमारा दृष्टिकोण क्या होता है कि नहीं, जो है वो तो है, जो मेरा है वो तो मेरी इच्छा है, पर बाहर से और ला के दो, कमी है हमारे अंदर। तो हम अगर यही खोजते रहेंगे कि छत्तीसगढ़ में कमी है कमी है कमी है, तो इस स्टेट का डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो हमको बेटर ही करना कि हमारे यहाँ पर बहुलता है, उसको कितना अच्छे से विकसित कर पाते हैं, अगर वहाँ फोकस किया जाए तो ज़्यादा बेटर हम अपने स्टेट को ग्रो कर पाएंगे। समझ आ रहा है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे जाएंगे। अब देखो बातें तो अच्छी अच्छी लग रही हैं, अब होगा कितना वो तो बाद में देखेंगे, ठीक है ना, वो तो डाउन द लाइन हमें पता चलेगा, पर अभी बातें बड़ी अच्छी अच्छी। अगला बोलता है अर्थव्यवस्था में के सेवा क्षेत्र की नई संभावनाओं पर जोर। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, आईटी सेक्टर और बोल सकते हैं सर्विस सेक्टर, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, छत्तीसगढ़ में सर्विस सेक्टर लैगिंग है, ठीक है। भले कि हमारी इकॉनमी चल रही है अच्छी खासी, सर्विस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन 35% तक पहुंच चुका है, ठीक है,
लेकिन फिर भी सर्विस सेक्टर के अंदर जो ट्रू पोटेंशियल है, जितना ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है, वो सेवा क्षेत्र का विकास ही नहीं हुआ है। हमारे पास सर्विस, सोचो बिना किसी चीज़ के आए आज हमारे पास सर्विस सेक्टर 35% है, जब हमारे यहाँ पर एक भी सर्विस रिलेटेड प्रोडक्ट का जनरेशन नहीं होता है, नहीं होता है, एक भी बीपीओ नहीं है। कोई भी मेजर कंपनी जो सर्विस सेक्टर की जितनी भी आईटी हब है, आईटी की कंपनीज है, एक भी आईटी की कंपनी यहाँ पर अपनी सेवा नहीं कर रही डायरेक्टली आकर। तो जो भी हमारा फिर सर्विस से पैसा कहाँ से आ रहा है बताओ? सेवा क्षेत्र में पैसा कहाँ से आ रहा है सर्विस सेक्टर में? होटल, बैंकिंग और रियल एस्टेट। रियल एस्टेट, यहीं से पैसा आ रहा है। अगर हमने बिना आईटी सेक्टर क्रिएट किए बोल रहे हैं कि सर्विस कर रहे हैं, और उस आईटी सेक्टर में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है क्योंकि वो फ्यूचर मार्केट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आने की बात कर रहे हैं उस छत्तीसगढ़ में जहाँ पर अभी कंप्यूटर नहीं आया है। सिंपल सी बात बता दूं, तो विजन उनका सीधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। और अगर मैं कंप्यूटर लाने के बारे में सोचता रहा ना, तो हो गया फिर 20 साल पीछे हमारा राज्य। तो सीधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाता हूँ, स्किल देता हूँ जिसको सीखना है, और अल्टीमेटली हम लगा देंगे। एक बार लगा ही दूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो करना पड़ेगा। अब कंप्यूटर लगाऊं पहले डॉस वाला, फिर उसको विंडोज़ में लेकर आऊं, तो फिर तो होता रहेगा, फिर तो 20 साल और पीछे हो जाएंगे। ठीक है ना? तो बेटर है कि पहले एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस ले आते हैं, बात करो उससे। नहीं कर पाओगे तो मत करो गवर्नमेंट में सर्विस। ठीक है ना? तो एफिशिएंसी तभी बढ़ेगी जब जो रियल टेक्नोलॉजी उसको हम जितनी जल्दी अडॉप्ट करें, तभी हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। नहीं तो हम क्या करेंगे, वही फिर मीडियोकर की जीवन जीते रहेंगे कि हाँ चलो धीरे धीरे ही सही, एक दिन हमारा नाव समुद्र के किनारे पहुंचेगा। समझ आ रहा है? तो स्टीम और बोट इंजन की जरूरत है रेवोल्यूशन के लिए। तो ये उसी चीज़ का वो इंजन जो होता है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो स्टीम और बोट से हुआ, तो वही स्टीम और बोट ये चीज़ प्ले करेगा जो आईटी होगा। आईटी देखना आने के बाद अगर सर्विस सेक्टर यहाँ पर ग्रोथ करता है छत्तीसगढ़ में, तो अपने आप इकोनॉमी 3 टाइम्स हो जाएगी। और इसके लिए लोग बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं कि रायपुर से लेकर पूरा राजनांदगांव तक भिलाई होते हुए वहाँ पर क्या बनाने वाले हैं, कंप्लीटली एक इकोनॉमिक हब बनाने वाले हैं। ठीक है ना? और जो कि आईटी से ही लेड होगा ना, इंक्यूबेशन बनाने वाले, आईटी इंक्यूबेशंस बनाने वाले हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आईटी का विकास करना जरूरी होगा। महाराष्ट्र सब कुछ है, पर पुणे उसके बिजनेस का एक बहुत बड़ा सेंटर है क्योंकि वो आईटी है। कर्नाटक बेंगलोर है उसके पास। ठीक है ना? आंध्र प्रदेश तेलंगाना उनके पास हैदराबाद है। दिल्ली के पास नोएडा है। ठीक है? नोएडा क्या बोलो, गुड़गांव नोएडा दोनों ही वहाँ के इकॉनमी को सपोर्ट करे। उत्तर प्रदेश उसकी इकॉनमी का भी पार्ट क्या है, नोएडा और गुड़गांव। दिल्ली की डायरेक्टली नहीं, पर दिल्ली को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं दोनों। ठीक है? बिहार नहीं है यार, झारखंड नहीं है, उड़ीसा नहीं है, टू सम एक्सटेंट उड़ीसा में भुवनेश्वर वगैरह के आसपास क्रिएट किया जा रहा है। कोलकाता अपने आप में है। ठीक है ना? तो जितने भी जगह में आईटी अगर रन करना स्टार्ट हुआ और आईटी अच्छे अपने पोटेंशियल पे पहुंचा, वो सभी जगह की इकॉनमी को कहीं ना कहीं पैरेलल ग्रोथ मिला, क्योंकि आईटी सबसे इजी वे में किसी भी दूसरी कंट्री से जुड़कर वहां से ग्रोथ अर्न करने का साधन है। इंडस्ट्री में जल्दी नहीं होगा, पर आईटी सबसे इजी चीज़ है। आईटी के बिजनेस चालू होंगे, हमारे लोग यहाँ से कनेक्ट करेंगे डायरेक्टली अमेरिका, वहाँ पर कुछ बीपीओ का काम होगा वो यहाँ से हो रहा होगा, हमारी इकॉनमी का कुछ हिस्सा वहाँ से डायरेक्टली रन हो रहा होगा। तो इसलिए आईटी मिसिंग है। अगर उस आईटी को हम ला पाते हैं तो अपने आप जैसे उसका 35% कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो सीधा 50% ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन कर जाएगा। उतना तेज ना तो आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ कर पाएगा और ना ही उतना तेज इंडस्ट्री ग्रोथ करेगा। दूसरी बात, उसकी रिक्वायरमेंट कम होती है। आईटी का वर्टिकल डेवलपमेंट होता है, जैसा लाइन आपने सब सुना है कि नहीं पता नहीं, और आपका मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर का हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होता है। उनके क्षेत्र बहुत रिक्वायर्ड है, तो बहुत बड़ा एरिया होगा और वो एरिया के बाद धीरे धीरे ग्रोथ होंगे। आईटी एक बिल्डिंग लगी छोटी सी, सीधा ऐसे उठता है, समझ रहे? तो उसका जो एरिया होता है सीधा अप होता है, उसकी जो ग्रोथ होती है एकदम सीधा ऊपर जाता है। ठीक है ना? कि कम लोग की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा इकॉनमी जनरेट करना। बाकी में क्या होता है, ज़्यादा लोग रिक्वायर्ड होते हैं और इकॉनमी धीरे धीरे ग्रो करती है। हाँ, सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा डेफिनेटली जो धीरे ग्रो किया है, चौड़ा ग्रो किया है, उसकी होगी, आईटी से ज़्यादा होगी, क्योंकि आईटी क्रश होगा तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा क्रैश होकर। सिंपल सी बात ये भी होती है, पर फिर स्पाइक होने में भी उसको एक ही दिन लगेगा, पर इंडस्ट्री के साथ ये नहीं होता है। ठीक है? तो कहीं ना कहीं जो मिसिंग कंपोनेंट है हमारे पूरे इकॉनमी का, वो क्या है, सेवा। 35% कॉन्ट्रीब्यूशन देने के बाद मिसिंग है, तो उसके ऊपर सबसे पहले फोकस किया जाएगा। ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली ये जो भी टेक्नोलॉजी की जरूरत है वो इसके बिना नहीं आ पाएगा। ठीक है? तो उसके बाद कहते हैं निजी निवेश सुनिश्चित करना। मैंने आपको पहले बताया, वहाँ पर वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा वो किस में कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे बात कर रहे हैं। तो एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दूसरा निजी निवेश। किससे निवेश कराना है, पब्लिक नहीं, गवर्नमेंट नहीं करेगी।
ठीक है ना, जिसके लिए अक्सर हम लोग बीजेपी के बारे में एक शब्द सुनते होंगे, बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में, कि वो क्या होता है, बिग बिजनेस हाउस की सरकार बोलते हैं ना, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली देखो, अब सिंपल सा बात है, इसको दो तरीके से देखा सकता है। या तो आप ऐसा देख लो कि बिग बिजनेस हाउस की सरकार है, कि अडानी और अंबानी से पैसा ला के लगाएंगे, एक ऐसा देख लो। दूसरे रूप में ये देख सकते हो, सेकंड एस्पेक्ट भी इसको देखने का है, कि जिसके पास पैसा है वहीं से तो पैसा ला के लगाओगे। तो हर एक पॉइंट पे अगर क्रिटिसाइज कर दें कि नहीं इसने इससे ले लिया पैसा और राज्य को, तो वो गलत एस्पेक्ट होगा, कि जहां पर पैसा है वहां से ही तो पैसा ला के लगाओगे, ठीक है ना। और जो एक्चुअल में लगाना चाह रहा है, अब इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं जाकर सीधा अमेरिका से कोई पैसा ला के लगा दूं, हो सकता है वो अपने पैसे को कभी भी रन ऑफ कर दे, पर जो इंडिया होगा, इंडियंस होंगे, एटलीस्ट अगर वो लगाएंगे तो उनको पकड़ा जा सकता है, उनको रोका जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने ग्रोथ इंजन को इस तरीके से लेकर जाना चाहें कि हम निजी निवेश को बढ़ाएं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के फंड और रिसोर्स की एक लिमिटेशन है। ए क्लासिकल डिबेट ऑफ मार्केट वर्सेस स्टेट पढ़ा है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो एडमिनिस्ट्रेटर था वो, ठीक है ना, और हैं अभी भी, वो कलेक्टर थे ना, तो उनको तो एकदम अच्छे से पता था द क्लासिकल स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट, राज्य बनाम बाजार, ठीक है ना। तो राज्य की एक सीमाएं हैं और उस सीमाओं को ऊपर जाकर वो ग्रोथ नहीं दे पाएगा। पर जो दूसरा फैक्टर है मार्केट, मार्केट के पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस है, पैसा है, फंड के कारण वो चॉइसेस दे पाता है, ठीक है ना। अगर वही वाली बात थी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम की कंपनी जब खोली गई तो केवल हमाम बनाई और हमाम बना के दे दी कि लो नहा लो, उसी से मुंह धो लो, ठीक है ना, उसी से शैम्पू भी उसी को बना के रखो। पर वहीं पर अब रिलायंस को बोलोगे तो बोलेगा नहीं, हाथ धोने के लिए हैंड वॉश यूज़ करते हैं, चेहरे धोने के लिए क्रीम अलग से, वो दूसरा फेस वॉश आएगा और उसके साथ उसके अलग मॉइस्चराइजर क्रीम आएंगे, बॉडी के लिए अलग से बॉडी वॉश, समझ रहे। तो वो चॉइसेस दे रहा है और ये चॉइसेस को आप चारों को यूज़ कर रहे हो, तो अल्टीमेटली जो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए वो भी एग्जिस्टेंस करता है। वो हेल्प तो आपको करता है, पर अल्टीमेटली उससे क्या होता है, प्रोडक्ट राइज होता है और उससे ग्रोथ होता है। तो इसलिए निजी निवेश करने से क्या होगा, पर अल्टीमेटली छत्तीसगढ़ में क्या होगा, चॉइस इकॉनमी क्रिएट होगी, ठीक है। और जब चॉइस इकॉनमी क्रिएट होगी तो प्रोडक्ट बढ़ेंगे, और जब प्रोडक्ट बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, उस प्रोडक्ट के लिए इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे, और वो अगर बढ़ने लगे तो अल्टीमेटली जॉब का ग्रोथ होगा। तो सरकार से ज़्यादा क्या होगा, निजी जगह पे जॉब क्रिएशन होगी, ठीक है ना। समस्या ये वाली बात है कि हम सिर्फ और सिर्फ लुक फॉरवर्ड करते हैं किधर, कि गवर्नमेंट सर्विस हो जाए, गवर्नमेंट सर्विस है। जब तक हम प्राइवेट एंटिटी में जो सर्विस क्रिएट नहीं करेंगे तो हम बैलेंस कर ही नहीं पाएंगे। तो बैलेंस करने के लिए वो भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाएगा, निजी निवेश करके ग्रोथ किया जाएगा दोनों एस्पेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ से एम्प्लॉयमेंट से लेकर हर एक जगह पे क्या होगा, आपके पास रिसोर्स क्रंच नहीं होगा। दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओ, जो बेनिफिट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। फिर बजट अगला बोलता है कि बस्तर सरगुजा पर फोकस किया जाएगा, ठीक है ना, बस्तर और सरगुजा पे फोकस किया जाएगा। बहुत पहले एक ऐसे में डायरेक्टली ऐसे ही दिया था कि बिलासपुर और रायपुर ही छत्तीसगढ़ नहीं है, इसके ऊपर ऐसे लिखो। आज अल्टीमेटली आ गया। मैं बहुत पहले ऐसे कराया था, इससे लगभग 1-2 साल पहले, कि बिलासपुर और रायपुर ही छत्तीसगढ़ नहीं है, इस पर कैसे लिखो। तब बोल दिए फालतू ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा, तो मत आने दो एग्जाम में। उससे जो डायमेंशन सीखोगे उसको हर जगह यूज करोगे, ठीक है। और उसी साल फिर क्वेश्चन क्या आया ऐसे में, दंतेवाड़ा का कैसे विकास हुआ था, दंतेवाड़ा मॉडल। तो अल्टीमेटली वो ऐसे वही तो था, फोकस तो वही था ऐसे का दोनों में, तो सेम वही ऐसे आया था, बट पूछने का तरीका अलग था। तो सेम चीज यहां बोल रहा हूं कि देखो अब क्या कर रहे हैं, बस्तर और सरगुजा पे फोकस की बात हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की इकॉनमी में 3 चीजें थी। अर्बन छत्तीसगढ़ जो लगभग ग्रोथ किया है, रूरल पिछले गवर्नमेंट ने बहुत किया, उसके लिए उसको निगेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। उस इकॉनमी डेवलपमेंट का जो पार्ट बनाया था कांग्रेस में, खासकर रूरल डेवलपमेंट, वो अच्छा हो रहा था, ठीक है। पर बिल्कुल जो ट्राइबल छत्तीसगढ़ है वो कहीं ना कहीं छूट गया, ठीक है। तो ट्राइबल इकॉनमी में भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और हमारा जो लगभग बस्तर का ही रीजन देखें, जो बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रही है कि जितना बड़ा केरला है उतना बड़ा बस्तर है, और उतने बड़े बस्तर से हम, और केरला की अगर इकॉनमी देख लें तो पूरे छत्तीसगढ़ की इकॉनमी उससे कम है। तो बस्तर अकेले में उतना पोटेंशियल है, तो अगर उसको हम लोग सच में रीप कर पाए, सरगुजा के क्षेत्र से उतना हम लोग निकाल पाए, तो जो मिडिल छत्तीसगढ़ है उसमें वो ऐड ही करेगा। और तीनों में क्या होगा, इसको बोलते हैं बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, संतुलित क्षेत्रीय विकास। तो ये अवधारणा किस पे रखी गई है, संतुलित क्षेत्रीय विकास पे रखी गई है, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखिए,
कमेंट ऑन द बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट फॉर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के लिए संतुलित क्षेत्रीय विकास पर टिप्पणी करें। संतुलित क्षेत्रीय विकास पर टिप्पणी करें। क्लियर है? बताना कि क्या होगा इसका मतलब। बाकी कराऊंगा मैं, इकॉनमी जब आएगा तब पढ़ाऊंगा पूरा सब चीज़ों को, अभी बस एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट बजट का अगला क्या बोलता है? विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट, ठीक है ना, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट, विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट। क्या होगा ये? एनीवन? डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट, एमएसएमई डेवलप करना। हाँ, नहीं, पॉकेट से आप क्या समझ रहे हो? यहाँ पर जो पॉकेट एक वर्ड है उसको समझो ना, क्या हो सकता है कि हम पूरे एरिया में, पूरे रीजन में छोटे छोटे रीजन बनाएंगे, ठीक है ना, जो विकास के केंद्र बनेंगे। छोटे छोटे विकास के केंद्र बनाने की जरूरत है और वो खुद की ग्रोथ करेंगे। अ काइंड ऑफ, जैसे आपने देखा था इसके पहले एक स्कीम चल रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसको आप लोग पढ़ते भी है, ठीक है ना, CSIDC जिसका नोडल एजेंसी है, ठीक है ना, IIDC नहीं, उसके IIDC के केंद्र है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो है, छोटे छोटे केंद्र बनाए गए, वो काम नहीं कर पाए, उसी का एक बदला हुआ नाम है एक्चुअल में। सिंपल सी बात बता दो, पर अब इस केंद्र को हर एक जगह पे लगाया जाएगा उसके उपयोग के हिसाब से। अ काइंड ऑफ, सही बताऊं तो इसके पहले एक प्रोजेक्ट चल रही थी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, नाम बदल दिया गया है, एरिया वही होगा। बोलते ना गौठान को नहीं बंद करेंगे पर उसको और बेहतर करेंगे, ये बोला गया है ना, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, ये वही है, यही रहा भूपेश बघेल, ठीक है ना। गौठान जो है, जो हमारा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है, उसका नाम बदल दिया गया है लेकिन काम वैसा ही होगा। हाँ, उसमें जो भी चीज़ें नहीं लाएंगे ये लाएंगे। विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट जो बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में वही रूरल इंडस्ट्रियल एरिया होगा, वही हब होगा, वही पॉकेट होगा जिसके विकास की यहाँ पर एक नई उदाहरण, ठीक है ना। बाद में अब इसमें घोटाला हो गया तो बात अलग है, ठीक है, वो तो बाद में पता चलेगा, बट अभी बात अच्छी रखी गई है। फिर उसके बाद जो उन लोग के टॉप में होता था, इनके में शायद 9वें पॉइंट पे आया, ठीक है ना, प्रॉब्लम नहीं है इससे, लेकिन इसको शायद और ऊपर कर देना चाहिए था, ठीक है। जो 9th पॉइंट होता है, छत्तीसगढ़ संस्कृति को बढ़ावा देना, ठीक है ना, तो छत्तीसगढ़ कल्चर को क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे, ठीक है ना। तो कल्चरल एस्पेक्ट होगा गवर्नमेंट में, बट इकोनॉमी ग्रोथ अप फ्रंट होगी, उसके साथ साथ कल्चर जितना होगा कर लेंगे। उन लोग बोले कि पहले कल्चर करेंगे, इकोनॉमी हो ना हो उधारी ले लेंगे। तो आते ही बोले कि लोग तो पूरा जीरो कर दिए खजाने को, कहाँ गया पैसा? नचवा रहे थे, पैसा कहाँ है? नाच रहे थे, पूरे पैसा का नाच लिए हैं लोग। अब पैसा लाए तो लाए कहाँ से विकास के लिए? तो ये बोले कि हम लोग पूरा पैसा ही लाएंगे, नचवाएंगे काम, ठीक है। तो अब तो वो अपने अपने जैसे प्रोजेक्ट करने का तरीका है। वो उस सरकार के बात में ये ऐसा बोलेगा, ये सरकार उसके बारे में उल्टा बोलेगी। देखेंगे उन लोग क्या क्या बोल रहे हैं। अब इसके आएंगे ना, इसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट है या जो उन लोगों ने बताया वो भी देखेंगे फिर, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट किस चीज़ के महत्व की बात हो रही है? इम्प्लीमेंटेशन। बात यह है कि बातें तो हमने कर दिया कि सब करेंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि नहीं, उसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। कि बातें तो बड़ी बड़ी है, अब इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किए तो ख़त्म। तो उनका कहना है कि ये चीज़ों को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कराने का भी काम सरकार खुद करेगी, ये करके दिखाएंगे। और तो दिखाएंगे, देखेंगे हम लोग, ठीक है। विल वेट फॉर 5 years, ठीक है। फिर एक तो बड़ी चीज़ मोदी की गारंटी, वो भी इकॉनमी में डायरेक्टली हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी क्या थी, क्वेश्चन आ जाएगा 8 मार्क्स में। लिख देखो, आप उम्मीद करके चलो कि राइट अबाउट द मोदी गारंटी फॉर छत्तीसगढ़, 8 मार्क्स में डायरेक्टली आ सकते, क्योंकि वो थीम था ना पूरा। आप अल्टीमेट बोलोगे ये कहाँ से आ गया, मोदी जी इधर भी ठीक है, तो हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अबाउट द मोदी गारंटी फॉर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के लिए मोदी गारंटी को समझाइए। ये ऐसे भी बन सकता है, मोदी जी पे डाउट नहीं करना, ठीक है ना, उन पे डाउट करना ही नहीं है, कहीं भी आ सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है ना। सीधा ऐसे मोदी गारंटी फॉर छत्तीसगढ़ लिखो ऐसे, उसके ऊपर अल्टीमेटली आप बजट ही लिख रहे हो उसके बाद, ठीक है ना। पहले तो बताओगे क्या क्या किया और उसके बाद फिर उस गारंटी के अंदर हम क्या काम करें। तो अल्टीमेट देखो, अगर कुछ भी ऐसे आए, अभी मैं आपको बता दूँ कि 4 एरिया बता दिया, अभी चारों एरिया में कुछ भी ऐसे आए
तो ऐसे एक्चुअल में बनेगा इसी से, समझ आ रहा है। अब सपोज करो ऐसे में ये आ गया कि छत्तीसगढ़ विजन 2047 को बताओ, या क्वेश्चन आ जाता है कि छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को डबल कैसे किया जाए, तो आप यही 10 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे होगे और इसी 10 पॉइंट्स में आप प्रॉब्लम खोज रहे होगे और उसी 10 पॉइंट्स का सॉल्यूशन दे रहे होगे और ऐसे बन जाएगा, समझ आ रहा है। तो अगर बजट से कोई भी ऐसे आए, इस 10 पॉइंट को एकदम याद करके चले जाना, रट लेना, ठीक है ना, और इसको एकदम बैठा लो अभी अगले 5 साल तक कि ये पहला बजट था, ठीक है ना, ये इस बार का नरवा गरवा घुरवा बाड़ी है, ठीक है जो पहले आता था ये अभी का है, क्लियर हो रहा है। तो इस बजट का सबसे बड़ा जो चीज़ था वो फोकस एरिया ये रहा है। इसके बाद जो चीज़ें वो तो फिर डेटा ही है, उसके बाद तो मोस्टली डेटा है और उन लोगों ने क्या क्या किया, जिसमें से बजट से जो क्वेश्चंस आते हैं खासकर इकोनॉमी में उसके बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, यहाँ तक समझ आया। तो इस बेसिस को लेते हुए पहले इसको हल्का सा हम ऐसे से कनेक्ट करते हैं, फिर वापस आता हूँ बजट पे क्या क्या बातें रखी गई, ठीक है। तो इस चीज़ों को समझते हुए थोड़ा सा ऐसे के बारे में बात करते हैं।